सेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर शायद कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, लेकिन उसमें कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ऐसे तो मैंने शायद 6 या 7 पॉइंट्स लिखवाया था जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच गो ऑन टू डिटरमिन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। But today we are going to focus and understand only two important मतलब two very important which हमको लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। One is trading on equity and the second one is control। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले? Anybody of you who would like to answer as to what is capital structure? हाँ? So the Anybody? mixture of mix of equity and debt equity is and not debt. is known as capital structure. ठीक है, the mix of debt and equity is called capital structure। good, roll 49। शायद मिहिर भी बोला था, है ना? नो सर, मैंने बोला था। अच्छा, ठीक है। तो ये मिक्स ऑफ कैपिटल और डेट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिसाइड किया जाएगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उसमें से जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग आज बात करेंगे, जिसके ऊपर पहला जो फैक्टर है वो है कंट्रोल। राइट? कंट्रोल किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, कंट्रोल किस सेंस में पहले यूज हो रहा है, ये हम लोगों को समझना है। कंट्रोल इज टू बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल ओवर ओनरशिप। और आपको मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिजनेस का ओनर कहते हैं। जो डिबेंचर होल्डर होगा, जो डेट होल्डर होगा, वो बिजनेस का ओनर नहीं कहलाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वही बिजनेस का ओनर है। एम आई क्लियर? तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो बिजनेस का ओनर है, वो क्या करेगा? वो ये डिसाइड करेगा कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए। अब आप सपोज करें कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको पैसे की जरूरत है। इट वांट्स टू रेज मनी, इट वांट्स टू रेज फंड्स। तो फंड रेज करने का दो तरीका जैसा हम लोगों को मालूम है, वन इज डेट एंड द अदर वन इज इक्विटी। एक तो तरीका है डेट और दूसरा है इक्विटी। तो मुस्कुरा चलो ठीक है, गुड। आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू टेल हिम बट आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलो विशाल कंसंट्रेट नाउ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रिया? यस सर। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो मान लीजिए, सपोज करें कि यू रिक्वायर फंड्स, यू रिक्वायर मनी। ठीक है, वो भी टकला हो गया, मैं भी टकला हो गया हूँ। है ना प्रिया? तो अब क्या है इसमें कि अगर आपका बिजनेस है और आपको फंड्स चाहिए, तो फंड रेजिंग का दो उपाय है। दो उपाय कहने का मतलब आप फंड ला सकते हैं कहां से, या तो इक्विटी शेयर्स इशू करके, और नहीं तो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। यही ना दो तरीका है, और तीसरा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। यू कैन रेज फंड्स थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि पहले से उस कंपनी में 10 शेयर होल्डर हैं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल है, समझ में आएगा। पहले से 10 शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर है इसका मतलब क्या हुआ? 10 मालिक हैं बिजनेस में। शेयर होल्डर है इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी ओनर्स आर देयर? 10 owners. 10 ओनर्स। वेरी गुड। अब क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि भाई जो फंड मुझे चाहिए वो मैं इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज करूंगा। एग्जाम्पल को समझना है ध्यान से। कैसे रेज करेंगे एडिशनल फंड? बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नया, जैसे ही इक्विटी शेयर उस कंपनी ने इशू किया, तो नया इक्विटी शेयर होल्डर आ गया मार्केट में। यस और नो? आंसर मी। जैसे ही
अब जैसे ही नया इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, तो सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अब 15 हो गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अब 15 हो गया। पहले कितने लोग थे? 10। 15। अब क्या हुआ? अब वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 15 की हो गई। तो जैसे ही संख्या 10 से बढ़ के 15 की हो गई, तो बिजनेस का ओनर पहले 10 था, लेकिन अब बिजनेस का ओनर कितना हो गया? 15 हो गया। बोलो ना हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बिजनेस का जो ओनरशिप है, बिजनेस का जो कंट्रोल है, जो पहले 10 लोगों के पास था, अब 15 लोगों के पास हो गया। तो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप हो गया, यानी कि पहले वाले जो ओनर थे उनका नियंत्रण बिजनेस पे पहले से कम हो गया। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Anupriya is there in the class or not? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, ठीक है। नीरज इज देयर? नीरज, रोल 37 यस सर। नहीं है लग, समझ में आ यस रहा सर। है? हाँ सर। यस आ रहा है सर। समझ में? ठीक है, यस सर। हाँ। तो रोल नंबर 12 इज देयर? No, रोल नंबर sir. 12 इज, शी इज नॉट देयर, व्हाई? सर पूजा में है। ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है इसमें कि पहले जो 10 ओनर्स थे, अब वो बढ़ के कितने हो गए? 15 हो गए। तो पहले वाले शेयर होल्डर का बिजनेस पे कंट्रोल बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया, राइट? अब मान लीजिए मैं अब दूसरा सिनेरियो दे रहा हूं, जो एडिशनल फंड चाहिए था, उन्होंने कहा कि भाई हम इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, हम डिबेंचर इशू करके या बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज कर लेंगे, हम उनको ब्याज दे देंगे। तो क्या फायदा हुआ? बिजनेस में पैसा भी आ गया और ओनर की संख्या 10 पे ही बनी रही। ओनर की संख्या 10 से बढ़ी नहीं, ओनर की संख्या 10 पे ही बनी रही, मतलब उनका बिजनेस पे जो कंट्रोल था वो कम नहीं हुआ, राइट? तो कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ये डिटरमिन करेगा कि भाई बिजनेस में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तुम मुंह क्यों हिला रहा है जी इतना? राइट। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल अनअफेक्टेड हो, तो जब आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल अनअफेक्टेड हो, तो आप फंड रेज करेंगे केवल डेट इशू करके। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है? आप फ्रेश कैपिटल डेट के माध्यम से रेज करेंगे। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओनर कौन है, आपके पास से ओनरशिप जा रही है या नहीं जा रही, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने ओनरशिप में, या अगर आपको फंड रेज करना है तो आप इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होगा। क्लियर है क्लास? यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी में, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था। उसमें एक पॉइंट था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? मॉर्निंग सर। सुबह से तो आपको ध्यान में था ही नहीं बुक के लिए। ये डाल लीजिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ म्यूट कर लो अपने आप को। टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोरोड फंड्स
in such a way that the earnings of the equity shareholders are increased. इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर है कि बोरोड फंड्स का मतलब डेट। बोरोड फंड्स का क्या मतलब हुआ? डेट। आप कर्ज इस तरीके से लें और उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के फायदे को, अर्निंग्स को बढ़ाया जा सके। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ में आई बात क्लास? हेलो? यस सर। ठीक है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, ये अब सपोज कीजिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है और अपने पास जो कैपिटल है बिजनेस में टोटल वो 3 लाख कैपिटल है। मतलब पूरा का पूरा जो पैसा था जो बिजनेस में लगा वो इक्विटी शेयर्स के माध्यम से लग गया। तो अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हुआ यहाँ पर? 30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हुआ? 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 30,000। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने, जो इस बिजनेस ने 3 लाख रुपए लगा के जो पैसा कमाया है, दैट इज 90,000। कितना है? 90,000। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ईपीएस कंपनी का क्या होगा? ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ? 90,000 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। तो ईपीएस कितना हो गया? अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 3 रुपए हुआ। ये आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, उस कंपनी को चलाने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाने के लिए ये मान लिया कि 3 लाख रुपए जो था वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से आ गया। तो जब कंपनी पूरा अपने कैपिटल, अपने स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर ही रखती है, तो एक शेयर पे ऐसी हालत में कंपनी केवल 3 रुपए कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर को। अब आइए दूसरा केस कि अब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 का है और अब कंपनी कह रही है कि भाई हम केवल 1.5 लाख रुपए ही लगाएंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में। तो अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? 15,000। 15,000 हो गया। गुड। लेकिन बिजनेस को चाहिए था 3 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए इक्विटी से आया। और कहां से आएगा 1.5 लाख? तो कह रहा है कि भाई 10% वाला डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे। डिबेंचर्स कितने का? 1.5 लाख का। तो टोटल क्या हुआ यहाँ पे सिनेरियो कि 1.5 लाख का इक्विटी और 1.5 लाख का डिबेंचर, दोनों मिलकर 3 लाख हो गया। बोलो ना हाँ या ना, तब ना हम समझाएंगे। यस सर। यस सर। हाँ। अब क्या है, इसके पहले वाले केस में क्या था? कोई डिबेंचर नहीं था, पूरा का पूरा पैसा कहां से आ गया था? इक्विटी से आ गया था।
अब कह रहा है इसमें अभी भी केस वही है, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पीबी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दिया हुआ है 90,000। कितना दिया हुआ है? 90,000। तो माइनस क्या करेंगे इसमें से? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। बोलो ना हाँ या ना जी, तुम लोग चुप कहाँ होते हो? Yes, हाँ या ना? sir. तो यस हाँ, सर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना हुआ? 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000. 15,000। यस सर 15,000। अब क्वेश्चन में 72. कोई टैक्स नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये जो 75,000 आया, ये क्या आ गया? दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। Yes, sir. अब अगर मुझे कोई ईपीएस निकालने को कहे तो मैं कैसे निकालूंगा? ईपीएस इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाई क्या? 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 15,000। तो अब हमारा ईपीएस कितना हो गया यहाँ पे? 5, 5। इसके पहले वाले केस में क्या था? 3। 3। तो कंपनी ने क्या किया? इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा दिया। कैसे फायदा पहुंचाया भाई? पहले का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा फंड कहां से आ रहा था? इक्विटी से आ रहा था। इक्विटी से। लेकिन कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या किया? 50% डेट को ले लिया। तो यही मतलब हुआ कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि हम लोग डेट को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग बढ़ जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाए, तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट बढ़ाएगा। अगर वो चाहता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं उठाए, तो वो अपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का हिस्सा कम रखेगा और इक्विटी का हिस्सा ज्यादा रखेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. इसको लिखना है तुम लोगों को। लिखना है, छोड़ दे, बढ़े आगे। सर लिख लिए। सर लिख लिए। Sir, लिख लिया कि ठीक है, गुड, समझदार हो तुम। चलिए अब आगे एक हेडिंग दे दीजिएगा, थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। There are two theories. There are two theories of capitalization. हाइफन पहला दे दीजिएगा, कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर फिर और से दूसरा बोलिए। लिखो, पहला है कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और दूसरा है अर्निंग्स थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। दूसरा है अर्निंग्स थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब नंबर 1 दे दीजिएगा, कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। लिखिए। The value of a corporation is determined
The value of a corporation is determined by the sum total of various estimated costs full stop. In financing a business, comma, funds must be provided for the following purposes. Number A, to finance acquiring of fixed assets, that is investments in plant and equipments. Point number B, to supply working capital that is investment in liquid or current assets. Point number C, to estimate the cost of organizing point number D, to cover the cost of establishing the business. देखिए, जब आप इस पॉइंट को समझेंगे, कॉस्ट थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग किसी भी बिजनेस में जब कैपिटलाइजेशन करते हैं, फंड को पुट इन करते हैं कि किसी बिजनेस में कितना फंड जाना चाहिए, तो इसके लिए जो आधार बनता है वो आधार होगा कॉस्ट, कि कितना लागत लगेगा किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। तो कॉस्ट कहाँ लगेगा? सबसे पहला कॉस्ट तो लगेगा कि भाई फिक्स्ड एसेट्स में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में कितना खर्च करना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी को बैठाने में कितना खर्च करना पड़ेगा, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको कितना चाहिए, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी वगैरह के हिसाब से डेटर्स कितना चाहिए, इन्वेंटरी कितना चाहिए, कैश इन हैंड कितना चाहिए, कैश एट बैंक कितना चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह कितना चाहिए। तीसरा कि आप चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब आखिरकार जब इन सारी चीजों को आप एक बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट में लगाएंगे, जब एक बिजनेस को आप उसका ओरिजिनल फॉर्म देंगे, जब आप उसको एक हकीकत में एस्टैब्लिश करने जाएंगे, तो वहां पर भी आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा।
तो जब आप इन सारे खर्चों को ऐड करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, then only you will come to know the actual cost at which the business is going to be started and established, right? So these are uh, four important criteria uh, of estimating the cost required for establishing a business. आगे लिखना है, ठीक है ना? हेलो, Yes, हेलो, sir. Yes, sir. हाँ, आगे लिखिए. The cost concept is usually favored या preferred लिखिएगा. The cost concept is usually preferred सर फिर से रिपीट करिए तो. the cost concept is usually preferred as a basis of studying capitalization, as a basis of studying capitalization of a newly established business, of a newly established business, and the capital plan of a new project, and the capital plan of the new project may be based on the cost concept. Full stop. The cost सर concept, एस्टैब्लिश बिजनेस के बाद established. The cost concept is usually preferred as a basis of studying capitalization of a newly started business, and the capital plan of the new project may be based on the cost concept. या newly established concern होगा, newly established concern, and the capital plan of a new project, and the capital plan of a new project may be based on the cost concept, may be based on the cost concept. Full stop. The cost concept is not satisfactory. The cost concept is not satisfactory. The cost concept is not satisfactory in the case of a growing concern. In the case of a growing business लिखिएगा, concern से अच्छा होगा business. Full stop. Paragraph change. The principal objection to the cost concept, the principal, P-R-I-N-C-I-P-A-L, the principal objection to the cost concept is that capitalization amount will not change, is that capitalization amount will not change with the changes of earning, will not change with the changes in earning power, with the changes in earning power of the corporation, full stop. So with the changes, Changes in earning power of the corporation, full stop. Hence, it cannot reveal the true worth of the corporation. Hence, it cannot reveal the true worth of the corporation. Hence, it cannot reveal the true worth of the corporation. Full stop.
The true value of an enterprise is judged. The true value of an enterprise is judged. The true value of an enterprise is judged by its earning power, by its earning capacity लिखेगा, by its earning capacity, rather than the capital investment, rather than the capital investment, full stop. For example, some assets may be obsolete. For example, some assets may be obsolete, OBSOLETE, may be obsolete, and the earning capacity may fall. And the earning capacity may fall, comma, but such a fall will not reduce the book value, but such a fall will not reduce the book value of the investment made in the business. Book value of the investment made in the business. Sir, reduce. The book value will not reduce the book value of the investment made in the business. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना है। तो वैसे आप लोग एक काम करेंगे कि ये जो मैंने लिखवाया है इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, देखिएगा समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी कैन गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस कॉस्ट थ्योरी। ऊपर का हाफ मैंने समझा ही दिया है, सिर्फ जो नीचे में मैंने लिखवाया है उसको समझाना बाकी है। Everybody, first of all, move on to the home screen so that attendance can be taken. Roll number 36, your camera is off. तो हमेशा कैमरा ऑफ करके ही रहते हो क्या जी? रोल नंबर 36 तुमको रोज दिन बोलना पड़ता है? रोल नंबर 36, आर यू लिसनिंग? बाहर करो इसको। हो गया सर। ठीक, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लास? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? Yes, sir. तो कॉस्ट थ्योरी का पढ़ के देखिएगा, होपफुली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.